केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3.5 लाख से अधिक मकान बनाने के प्रस्ताव को दी सहमति। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हुई आदर्श आचार संहिता। और बिलासपुर के तिफरा में स्थित ब्रेल प्रेस को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दी जा रही गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। आज प्रधानमंत्री आवास में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। देश में कोरोना काल के दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 4 माह के लिए बढ़ाई गई है। अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना, जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए एक और महत्वपूर्ण फैसले में तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। गौरतलब है कि 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जिनमें इन कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 3,61,000 मकान निर्माण के प्रस्ताव पारित कर दिए हैं। कल नई दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 56वीं बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 14 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है। इस मिशन के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का कुल निवेश 7,52,000 करोड़ रुपए हो गया है। बैठक के दौरान श्री मिश्रा ने आवास निर्माण को तेज करने और उसे समय पर पूरा करने की जरूरत पर बल दिया, ताकि वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य को पूरा किया जा सके। और प्रदेश की खबरों में छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। इस बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने नवा रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के तहत नामांकन की प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू होगी और 3 दिसंबर तक चलेगी। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन
कलेक्टर द्वारा किया जाएगा 27/11 प्रातः 10:30 10:30 बजे। सीटों का आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन 27/11 प्रातः 10:30। मतदान केंद्रों की सूची 27/11 प्रातः 10:30। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना 27/11 प्रातः 10:30 बजे से 3 बजे तक। इसका टाइम आगे भी फिक्स है कि अधिकतम टाइम ये है। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 3 दिसंबर अपराह्न 3 बजे तक। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा स्क्रूटनी बोलते हैं, एक बड़ा लीगल प्रोसीजर है, 4 दिसंबर पूर्वाह्न 10 बजे, ये 10 बजे है, सब 10:30 10 बजे। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 6 दिसंबर अपराह्न 3 बजे तक। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची का तैयार करना और प्रतीकों का आवंटन 6 दिसंबर नाम वापसी के तुरंत बाद, इसमें समय सीमा नहीं तय नहीं होती है, नाम वापसी का जो समय होता है इसके तुरंत बाद ये कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है। मतदान यदि आवश्यक हो तो 20 दिसंबर और मतदान का समय प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 23 दिसंबर प्रातः 9 बजे से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में संबंधित नगरीय निकायों में विकास कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही श्री सिंह ने सभी जिला कलेक्टर्स को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से लेकर मतगणना तक कोविड गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बस्तर से महत्वाकांक्षी चिराग परियोजना का शुभारंभ किया। ये परियोजना बस्तर के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने कारगर साबित होगी। इस योजना के जरिए किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाने के लिए, गांव में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली विकसित करने और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने की गुंजाइश है। इस परियोजना से आधुनिक खेती और नवाचार से जुड़कर आदिवासी युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। चिराग परियोजना के तहत वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ की कृषि संस्थाओं से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके तहत 30% राशि राष्ट्रीय कोष से उपलब्ध कराई गई है। चिराग परियोजना बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिलों के विकास खंडों में लागू की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चिराग परियोजना से आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार होने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। केंद्र सरकार ने दिव्यांगों को सशक्त करने के मामले में देश की 3 ब्रेल प्रेस यूनिट को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसमें बिलासपुर के तिफरा स्थित ब्रेल प्रेस भी शामिल है। यहां दृष्टिबाधितों के लिए पठन सामग्री तैयार की जाती है। साथ ही दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ई पुस्तकालय का संचालन, डमी मतपत्र और इपिक कार्ड, मतदाता पहचान पर्चियां भी यहीं छापी जाती हैं। इस यूनिट में रामायण और गीता जैसी पौराणिक किताबों के साथ ही कहानियों की किताबें भी ब्रेल लिपि में प्रकाशित की जाती हैं। ब्रेल प्रेस के उपनियंत्रक आर के पाठक भी दृष्टिबाधित हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों के परफॉर्मेंस के आधार पर ब्रेल प्रेस का चयन देश भर की ब्रेल प्रेस में से नेशनल अवार्ड के लिए किया गया है। सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस का जो पुरस्कार मिलने वाला है अभी 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में, तो यह जानकर के बहुत खुशी है। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ब्रेल प्रेस है वो दृष्टिबाधितों की जो लिपि होती है, पढ़ने की लिपि, वो ब्रेल, तो उसी से संबंधित यह प्रेस यहाँ पर रखा गया है। इस ब्रेल प्रेस में 10 नियमित और 8 अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें से 5 दृष्टिबाधित और 1 कर्मचारी मूक बधिर है जो किताबों की बाइंडिंग का काम करते हैं। यहां कार्य करने वाले कर्मचारी ने बताया कि दृष्टिबाधित व्यक्ति
प्रेस के ई पुस्तकालय में निःशुल्क सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। यहां 18,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिन्हें सदस्य पढ़ने के साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और 1985 से स्थापित है और इस प्रेस में सभी दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी होते हैं और जो ब्लाइंड स्कूल्स जितने भी छत्तीसगढ़ के अंदर हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो अर्ध सरकारी हो या एनजीओ के माध्यम से रन कर रहे हों, उन तमाम विद्यालयों के लिए यहाँ पे कक्षा 1 से कक्षा 12 तक का पाठ्यक्रम जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का होता है, वो उसे हम ब्रेल में मुद्रित कर उन सभी ज़रूरतमंद बच्चों को और विद्यालयों को इसकी आपूर्ति करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रेल पुस्तकालय में रखे किताबों को ऑडियो माध्यम से भी सुना जा सकता है। इस पुस्तकालय ने कोरोना काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत मदद की है। देश के सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस के रूप में चयन से इस प्रेस में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी खुश हैं। तिफरा में स्थित इस ब्रेल प्रेस को 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। कबीरधाम जिले में पिछले दिनों हुई घटना की न्यायिक जांच की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय से रैली की शक्ल में निकले पदाधिकारियों ने सीएम हाउस के सामने धरना देना चाहा, मगर उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कबीरधाम जिले में हुई घटना की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार कवर्धा मामले की निष्पक्षता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और बहुसंख्यकों का अपमान हुआ है। हमारे बहुसंख्यक लोग, बहुत लोगों के ऊपर में झूठा रिपोर्ट बनाया गया है और आज इस सांसद और विधायक के पद यात्रा से हम लोग इस सरकार से मांग करते हैं कि न्यायिक जांच की घोषणा करें। और भाजपा के इस धरने में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के साथ ही सभी सांसद और विधायक भी शामिल हुए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 118 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.33% हो गई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद से सर्वाधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,949 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक लगभग 3,39,57,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण की दैनिक दर पिछले 51 दिनों में से सबसे कम 2% से भी कम बनी हुई है। अब तक देश में 63 करोड़ 47 लाख सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 131 करोड़ 62 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके दिए जा चुके हैं। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अलावा केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 0.16% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 39 नए मामले सामने आए। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 325 है। राज्य के 14 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में अब तक 1,70,09,000 लोगों ने पहला टीका और 88,14,074 लोगों ने दूसरा टीका लगवा लिया है। एनटीपीसी सीपत में केमिकल लीकेज, अग्नि दुर्घटना से बचाव और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इसमें केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों और राज्य आपदा बचाव दल के सदस्यों ने भाग लिया। इस मॉक ड्रिल के तहत अग्निशमन केंद्र को केमिकल लीकेज की सूचना मिली। इसके आधार पर आपदा बचाव दल, सीपत पुलिस के जवान, एनटीपीसी अस्पताल का पैरामेडिकल स्टाफ ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया, जिसमें 4 लोगों को रिसाव से बचाते हुए प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर एनटीपीसी के महाप्रबंधक के.एस. नाइक ने सुरक्षा अमले को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। और बुलेटिन के अंत में और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।